Hello students, I am Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. Today we are going to do part 2 of active and passive voice. But before going to the new things, let us take a revision of what we have done in the last class. So, in the part 1, we studied about all the tenses and the transformation of active to passive. पार्ट 1 में हमने सब टेंसेस में रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा उसको अच्छी तरह से समझा. कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी हमने किए. अब एक शॉर्ट सा रिवीजन देते हुए हम आगे मूव ऑन करेंगे. आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ब. वर्ब को जब आप देखेंगे तब आप गेस कर पाएंगे कि आगे आपको इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में करना है. एक्चुअली पैसिव वॉइस की एक बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें टेंस चेंज नहीं होता. वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे मस्ट आती है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं वो सेम टेंस की रहती है. आई रिवाइज दिस, लिसन इट केयरफुली. और अगर आप कहीं कुछ मैटर नोट कर रहे हैं तो उसको वहाँ नोट कर लीजिए हाईलाइट करके कि पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है. क्या चेंज होता है? ओनली मेन वर्ब, जिसकी थर्ड फॉर्म हर टेंस के चेंज में आएगी. यानी हर एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा. कोई भी टेंस फॉर्म हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. बाकी इसमें टेंस चेंज नहीं होता. ठीक है, तो हमने देखा कि आई रेड अ बुक. आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे इसके आपको मैंने स्टेप्स बताए थे. ठीक है, उन स्टेप्स की भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है. जैसे यहाँ पे हमने अ बुक जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में चेंज किया, अ बुक. ठीक है, फिर हमने यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया टेंस के अकॉर्डिंग ही रहेगी. तो रीड आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना. तो हमने प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी इज़, एम, आर, इनमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को लेना है. अब अ बुक क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो हमने यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया. ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मेन वर्ब की. यहाँ मैंने बताया आपको मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो कोई डाउट नहीं है. रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड. बाय आपको लगाना है डूअर के नाम से पहले, और आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था उसको आपने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखना है. ठीक है, और ये कन्वर्ट यहाँ आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में. इसके लिए भी मैंने आपको एक टेबल प्रोवाइड करवाया था, आप पार्ट 1 में जाके उस टेबल को फिर से रेफ़र कर सकते हैं. इन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और ये बिलीव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन सिंपलेस्ट है एंड इट इज़ द ईजीएस्ट जॉब. इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. ठीक है, 4 स्टेप्स हैं. सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है. उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे. उसके बाद में हमने लगानी है मेन वर्ब जिसकी फिक्स्ड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. एंड देन वी आर गोइंग टू चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं. आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ों को कम मेमोराइज़ करना पड़ेगा, और वो आपके मेमोरी बॉक्स में अपने आप ही, जैसे एक दूसरे के नाम याद हो जाते हैं ना, वैसे ये चीज़ें अपने आप दिमाग में फ़िक्स हो जाएंगी. ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स. आई हैव टोल्ड यू कि अगर आपको एक्टिव वॉइस में डू नॉट या डज नॉट विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है तो आप क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में इज़, एम, आर और नॉट यूज़ करने वाले हैं. यही काम हम शुरू से कर रहे हैं, नथिंग न्यू. तो हम यहाँ पे भी डू नॉट, डज नॉट आपको पता है प्रेजेंट फॉर्म्स में यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, है ना. तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर वो यहाँ पे यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आपको डू नॉट डज नॉट की जगह डिड नॉट दिखाई देता है
तो डिड देखते ही आपको पता चल जाए कि ये पास्ट है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ करेंगे, नॉट वहाँ पे लगाएंगे ही. देयर आफ्टर इफ़ यू सी विल और शेल with not, then you are going to use will shall be with the not in the middle position. ठीक है, सेंटर में रखते हुए not को आप will और shall be का यूज़ करेंगे. ठीक है, now we move on to present simple. I want to tell you there is no need to tell anyone or to ask from anyone either it is present simple or past simple or anything else. You just go and check the main verb. ठीक है, देखिए अब आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, he does not help me. अब यहाँ पे आपको मेन वर्ब दिखाई दे रही है फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, अब अगर इसके साथ में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ है तो हमें पता चल गया कि हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करनी है, इज़, एम या आर. सिंपल, फाइन. स्टेप्स वी नो वेरी वेल. हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू मेक द ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ आवर पैसिव वॉइस. सो मी चेंजेस इनटू आई. अब नाउ यू आर सपोज टू यूज़ एम विद आई. आई के साथ हम एम ही यूज़ करते हैं, नॉट आपको लगाना ही है बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. आई एम नॉट हेल्प, ये मेन वर्ब है, इसका हम थर्ड फॉर्म ही ऑलवेज यूज़ करेंगे. सो आई एम नॉट हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म हो गया, बाय हिम. ही चेंजेस इनटू हिम. इसके लिए टेबल पार्ट 1 में प्रोवाइडेड है, यू कैन जस्ट गो एंड टेक हेल्प ऑफ दैट टेबल. देन वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव. देखिए यहाँ पे डज ही हेल्प मी, हमने यहाँ पे देखा कि डज इज़ द इंटेरोगेटिव वर्ड हियर. फाइन, एंड अ क्वेश्चन मार्क इज़ ऑल्सो हियर. अब एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन रिमूव नहीं करना होता. मतलब जब आप एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं द मार्क ऑफ इंटेरोगेशन रिमेन्स देयर इन द सेम मैनर. ठीक है, अब आपको इंटेरोगेशन मार्क रखना है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना. तो आप उस क्वेश्चन वर्ड को डिटरमाइन करने के लिए कि मैं इसका इंटेरोगेशन कैसे बनाए रखूँ, है ना, इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाए रखूँ, फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर दिस वर्ड. आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव वर्ड क्या यूज़ हुआ है. इफ़ डज इज़ यूज्ड हियर, डू और डज, तो आपको इंटेरोगेशन के लिए इज़, एम या आर में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट. हियर द न्यू सब्जेक्ट इज़ आई, तो आप एम यूज़ करेंगे, है ना. आई एम हेल्प लिखेंगे तो इंटेरोगेशन तो होगा नहीं, आप कुछ पूछ तो रहे नहीं है ना. तो इसके इंटेरोगेशन को मेंटेन रखने के लिए कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें एम को पहले लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट से. ठीक है, जैसे यहाँ ही से पहले डज का यूज़ हुआ है सेम मैनर में, तो एम आई हेल्प्ड बाय हिम. ठीक है, वर्ब थर्ड आप लगाते हैं, बाय हिम आप लगाते ही हैं. सिर्फ यहाँ आपको देखना है कि आपने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है. कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखनी है, जो ऊपर के सेंटेंस को देखने के बाद में आपको उसको कंसीडर करने के बाद में आपको समझ में आने वाला है कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है. मूव ऑन टू द पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल को पहचानने का तरीका, डिड. व्हेन यू सी डिड यू कैन टेल इट फ्रीली विदाउट एनी स्ट्रेस कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है. ठीक है, टेंस में वापस मत जाइए. ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपने देखी, यहाँ पे आप वॉज वर हेल्पिंग वर्ब में से कुछ यूज़ करेंगे. यू आर सपोज टू यूज़ आइदर वॉज और वर. फाइन, अब आपने नया सब्जेक्ट बनाया है मी से आई. आई के साथ में यू ऑलवेज पुट वॉज, नोट यहीं का यहीं रहेगा. देन वर्ब थर्ड फॉर्म इज़ द सेम, बाय हिम. ये सब आप करते आए हैं, देयर इज़ नथिंग न्यू. ठीक है, तो नेगेटिव्स बनाना इज़ नॉट अ बिग जॉब. इंटेरोगेटिव भी डिफ़िकल्ट नहीं है. अब इसका अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो देखिए यहाँ पे डिड ही हेल्प मी, डिड दिखाई दिया आपको. द क्वेश्चन वर्ड हियर इज़ डिड. नाउ यू नीड वन क्वेश्चन वर्ड, दैट वुड बी वॉज. इज़ एम आर तो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे डू या डज नहीं है. सो यू आर सपोज टू यूज़ वॉज और वर. अब आपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू यूज्ड वॉज. ठीक है, सही हो गया. आगे आपको आता ही है हेल्प्ड बाय हिम. फाइन, नाउ मूव ऑन टू future simple.
द सेम थिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि सब्जेक्ट के बाद में क्या है, ठीक है। वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल नॉट, ठीक है। विल शेल गिव्स द सेंस ऑफ फ्यूचर, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में दोनों चीज़ें फिक्स रहें, ठीक है। अगर आपसे कोई जूनियर या सीनियर पूछ भी ले कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि यार मेरे को आता तो है बट आई एम अनेबल टू टेल द टेंस, देन दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है ना। तो टेंस आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए कि कोई पूछे तो हम बता भी सकें, और उसको रीफॉर्म कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो समटाइम्स आई यूज़ द नेम ऑफ द टेंस, जस्ट लिसन टू दैट ऑल्सो केयरफुली। सो ही विल नॉट, विल शेल आपने देखा, आपको पता है विल शेल देखते ही आपको विल बी शेल बी का यूज़ करना होता है, ठीक है। हमने आई के साथ में शेल लगाना है, आई और वी के साथ में शेल क्यों लगता है, ये स्टोरी हमने पार्ट 1 में सुनी, ठीक है। तो आप आई के साथ में शेल यूज़ करेंगे एंड देन नॉट जो है ये सेंटर पोजीशन में रहेगा, फाइन। शेल बी हम यूज़ करेंगे बट नॉट को साथ में लेते हुए। सो न्यू सब्जेक्ट इज आई, helping verb supposed to use with I is shall, then not be, and then the verb third form by, and the new object him, जो हमने इस सब्जेक्ट से फॉर्म किया है, ठीक है। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव्स की, फ्यूचर इंटेरोगेटिव्स की। देखिए फ्यूचर में यहाँ फिर से हमें विल दिखाई दे रहा है, हमने बी यूज़ करना है, नथिंग कन्फ्यूजिंग, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि द न्यू क्वेश्चन वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। विल देख के आप नेक्स्ट में विल नहीं लगाएंगे इंटेरोगेटिव, जैसे आपने पिछले सेंटेंसेस में डू या डज देख के डू या डज नहीं लगाया था ना, आपने इज एम आर यूज़ किया था। व्हेन यू सॉ डिड, देन यू यूज्ड वॉज और वर अकॉर्डिंगली, है ना। सो हियर ऑल्सो विल देख के यू आर नॉट सपोज टू यूज़ डायरेक्टली विल हियर, आपको कंसिडर करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ योर न्यू सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करेंगे। तो आपने यहाँ पे शेल आई बी प्लेस कर दिया, देन हेल्प थर्ड फॉर्म बाय हिम, तो विल ही हेल्प मी, इस एक्टिव का पैसिव फॉर्म क्या होगा, शेल आई बी हेल्प बाय हिम। नाउ मूव ऑन टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। देखिए मेरा तीनों टेंस फॉर्म को साथ में लेने का मकसद है कि आपको तीनों टेंसेस का डिफरेंस समझ में आता रहे, ठीक है। जब आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में डज यूज़ हुआ एंड यू यूज्ड इज एम आर, ठीक है। फिर वहीं जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि पास्ट सिंपल में डिड यूज़ हुआ, तो हमने वॉज वर्ब में से कुछ यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। फिर आपने देखा कि द यूज़ ऑफ विल शेल, देन अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, ठीक है। इनको विल शेल को मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। तो आई के साथ में आपने शेल यूज़ किया, तो चीज़ें एकदम से माइंड में एक फ़्लो में आएंगी, फ़्लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने सिंपल फॉर्म्स साथ में रखी हैं, देन आई विल गो विद द फर्दर टेंस फॉर्म्स। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने यहाँ पे देखा ही इज़ नॉट, इज़ आपने देखा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प बाय हिम। हाउ मेनी ऑफ यू से कि ये सही है, और किसको डाउट है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। हर बार सही आपके सामने रखूँगी, देन गलत को पहचानना मुश्किल ना हो जाए। सो आई हैव डन इंटेंशनली, आई हैव पुट अ मिस्टेक हियर, दैट इज़ वॉज। मैंने क्या किया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक्टिव पैसिव में नहीं किया जाता, ठीक है। ये मिस्टेक मैंने इंटेंशनली की है, जानबूझ के की है, ताकि आप जब इस तरह की गलती करें तब आपको दिखाई दे जाए कि मैंने भी प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ ओके, बट दिस मिस्टेक विल मेक इट रॉन्ग, फाइन। सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस मिस्टेक। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वॉज को कट कर देंगे और इसकी जगह आई के साथ अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे।
So we are going to use here am. He is not helping me. The new subject here is I. Then the helping verb according to the new subject used is am. Not will remain there at the same place. Now helping, अब आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज़ कर रखा है यहाँ पे, आपको यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो ing कहाँ जाएगा? थर्ड फॉर्म तो आपने यूज़ कर ली, बट यू कांट मिस द कंटिन्यूएशन. जैसे आप इंटेरोगेशन मिस नहीं कर सकते, वैसे आप कंटिन्यूएशन भी मिस नहीं कर सकते. फाइन. तो उस कंटिन्यूएशन को मेंटेन करने के लिए वी आर सपोज टू यूज बीइंग. ये भी हमने पार्ट 1 में अच्छे से समझा है. ठीक है, तो हम बीइंग का यूज़ करेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड देन बाय हिम. नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव. इज़ ही हेल्पिंग मी? आपको कुछ नहीं करना, एक बार सब कुछ भूल जाइए और आप ये सोचिए कि दिस अलोन सेंटेंस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, और इसको करने की कोशिश करते हैं. इज़ ही हेल्पिंग मी. अब मुझे यहाँ पे पहला वर्ड दिखाई दे रहा है इज़. ठीक है, इज़ दिख रहा है, मुझे पता है पैसिव फॉर्मेशन में आई एम नॉट सपोज टू चेंज द टेंस. तो मैं क्या करने वाली हूँ, पैसिव वॉइस की जो अदर हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ. ठीक है, ऑफ द सेम टेंस. सो इज़, एम, आर, दीज आर द सेम हेल्पिंग वर्ब्स. So now I am going to change the object into the new subject. So नया subject मेरा बना I. ठीक है, अब मुझे पता है कि इंटेरोगेशन को मेंटेन करने के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को इससे पहले लगाना है, क्योंकि अगर मैं लिखती हूँ आई एम बीइंग हेल्प बाय हिम, तो क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे, कोई असर्टिव हो जाएगा फिर तो वो. तो इसके इंटेरोगेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए एम मुझे यहाँ पे इंटेरोगेटिव वर्ड यूज़ करना पड़ेगा सब्जेक्ट से पहले. तो एम आई एन जी के लिए बीइंग लगाना है, हेल्प्ड बाय हिम. तो इस तरह स्टेप वाइज हर वर्ड को देखते हुए अगर हम करेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस. आप देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम हाइड कर देते हैं. हम बात करते हैं एक नेगेटिव सेंटेंस की जो हमारे सामने आया है, इसकी आइडेंटिटी हम खुद देखेंगे. ही वॉज नॉट. वॉज देखते ही हमें पता चल गया कि ये पास्ट फॉर्म है. ठीक है, हेल्पिंग आई एन जी गिव्स अ साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. सो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, वॉज देखते ही आपको पता चला पास्ट है, आई एन जी देखते ही पता चल गया कि कॉन्टिन्यूस भी है, तो दिस बिकम्स पास्ट कॉन्टिन्यूस. अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट. मी चेंज हो गया आई में. अब आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो इसी टेंस की लगेगी. तो वॉज और वर दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास यहाँ पे. आई के साथ वी आर गोना यूज वॉज. फाइन. देन नॉट रिमेन्स हियर. आई एन जी will be taken by be and it becomes being, and then verb third form जो हर टेंस में हमने यूज़ करनी है, there is no doubt about it, by him जो हर टेंस फॉर्म में करना है, again there is no doubt about it. So it is so simple, it is super simple. Now we are going to do the interrogative. ठीक है, was, helping, same thing. So we are going to make the subject, new subject I. इस इंटेरोगेशन को बनाए रखने के लिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है we'll use it before the subject. Then ing is taken by being, verb third form and by him. This is done. So simple. ठीक है, let's talk about future continuous. फिर से भूल जाते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी. विल, हेल्पिंग आई एन जी, विल देखा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है फ्यूचर की उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. ये हम पहले भी कर चुके हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो. ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नो चेंज. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विल बी जो है ऑलरेडी यूज़ कर लिया गया है जब हमने सिंपल फ्यूचर में इसको एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया था. ठीक है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो चेंज पॉसिबल इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, आइदर इट इज़ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम प्रेजेंट
परफेक्ट की। अगेन हम टेंस को ना देखते हुए वील फोकस ऑन द सेंटेंस ओनली। हैज़, अब हैज़ देखते ही आपको याद आना चाहिए कि हैज़ हैव के साथ में हमने पैसिव फॉर्म में वी आर सपोज टू यूज बीन, ठीक है। सो BEEN, बीन, ये हमने यूज़ करना है। फाइन, नाउ वी आर सपोज टू ट्रांसफॉर्म द ऑब्जेक्ट इनटू द न्यू सब्जेक्ट। मी से बन गया आई, अब आई के साथ में लगता है हैव, ठीक है। पिछले पार्ट 1 में आई टोल्ड यू कि हैज़, आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने कि जब आपको पीछे दिख रहा है एस, जिन बच्चों को याद नहीं रहता है कि हैज़ किसके साथ आता है, हैव किसके साथ आता है, ठीक है, उनके लिए ये ट्रिक मैंने बताई थी। तो आप ये ध्यान रखिए कि एस पीछे आ रहा है ना, तो सारे सिंगुलर नाउन्स जितने भी होंगे देयर यू आर सपोज टू यूज़ हैज़। हाँ, ऐसा ही कुछ डू और डज के केस में भी मैं अक्सर बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। डू और डज में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डज किस में आएगा, डू किस में आएगा। इसके भी पीछे आपको एस दिखाई दे रहा है, देन सिंपली आप यहाँ पे सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में यू आर सपोज टू यूज़ डज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, you just note them down and save them in your memory box. So let's go back to the perfect forms. He has not helped me. The new subject is I के साथ में have use करते हैं हम। देखिए ये तो हमें बड़े आराम से ध्यान रह जाता है, because sometimes the teachers ask, many a times the teacher asks in the class, have you all done your work? तो हम बोलते हैं yes ma'am I have done। तो I के साथ have लगाने की तो हमें आदत हो गई है। So पैसिव वॉइस हम इस फॉर्म में करने वाले हैं कि इसके साथ क्या यूज़ होना है उसकी भी हमें आदत हो जाए, ठीक है। मेमोराइज़ करने का काम जो है वो बहुत कम रह जाए। कुछ चीज़ों को तो नो डाउट आपको याद रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो एकदम से आपके रिफ्लेक्शंस बन जाते हैं एंड यू जस्ट डू देम करेक्ट ऑल द टाइम। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं। आई के साथ हमने हैव यूज़ किया, नॉट को हम यहाँ मेंटेन करेंगे एंड हेल्प्ड वर्ब थर्ड फॉर्म है ही, लेकिन एक चीज़ हमने यूज़ करना है पैसिव फॉर्मेशन के टाइम हैज़ हैव अकेला नहीं रहेगा, दे विल टेक बीन विद देम, ठीक है, विद देम। हैज़ हैव को अकेला नहीं छोड़ना है, हैव हैज़ कुछ भी आए यू आर सपोज टू यूज़ बीन विद देम। सो इट इज़ क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव फॉर्म। हैज़ ही हेल्प्ड मी, पहला काम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सो हमने नया सब्जेक्ट बनाया आई, नाउ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क चाहिए। हमने बताया पैसिव वॉइस में आप रिमूव नहीं करते, तो इंटेरोगेशन का जो वर्ड है वो पहले आएगा। आई के साथ में भी यूज़ हैव, तो हमने उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज़ या हैव यूज़ करना है। देयर आफ्टर वी विल पुट बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड बाय हिम। एवरीथिंग इज़ द सेम, ओनली आपको मेन वर्ब, न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ें रिफ्लेक्सिव वे से अपने आप आपके हैंड से सही होंगी, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू द पास्ट परफेक्ट फॉर्म। टेंस को नहीं देखते हम, वी आर गोइंग टू फोकस ओनली द सेंटेंस। ही हैड नॉट हेल्प्ड मी, ठीक है, हैड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हैज़ हैव हैड तीनों के साथ में हमने यूज़ करना है पैसिव फॉर्म में बीन, दिस बीन। Fine. So the new subject is I. Had is there. Not is there. Been आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना है पैसिव फॉर्मेशन में. Then helped by and the new subject, the new object according to the subject of active voice. He, him में change हो जाएगा, ठीक है. I had not been helped by him. आप वो 4 स्टेप्स को ध्यान रखें और करते जाएं, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव, हैड ही हेल्प्ड मी, नाउ दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिख रहा है सब्जेक्ट से पहले, द वर्ड ऑफ इंटरोगेशन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है एज एन इंटरोगेटिव वर्ड। तो हमने देखना है कि इसी को पास्ट में यानी हैड जब होता है तब इसके टाइम में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ हैव के केस में हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हैड रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर हैड का केस है तो आपको सब्जेक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ द सेम हेल्पिंग वर्ब। सो हैड द न्यू सब्जेक्ट आई, बीन आपको लगाना ही है, हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या बताया।
कि हैड के केस में सेम हेल्पिंग वर्ब जो है आप यहाँ पैसिव फॉर्म में भी यूज़ करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट। फाइन। हैज़ हैव के केस में आपको सब्जेक्ट को कंसीडर करना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज़ लगाते हैं, प्लूरल है तो आप हैव लगाते हैं, बट इन केस ऑफ हैड आप हर सब्जेक्ट के साथ में आइदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ में आप हैड ही यूज़ करेंगे। फाइन, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट। He will not have helped me. will be shall be यूज़ होगा पैसिव में, है ना, यही पढ़ा है हमने शुरू से डे 1 से। सो will देख के हमने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग will या shall को यूज़ करना है। द न्यू सब्जेक्ट इज I टेक्स shall with it, not is supposed to be here, have यहाँ पे है ही, और has have जहाँ भी होते हैं हम वहाँ पे been यूज़ करते हैं, सो वी आर गोइंग टू यूज़ been also here। बाकी verb third है by is there and the new object is also there। So everything is simple, plain, you are going to search the new subject now to move further। The new subject is I takes shall with it। interrogative है तो shall पहले लगेगा I से, then have, has have के साथ में been भी लगता है, then verbs third form followed by and the doer। करता कौन है यहाँ पे, किसकी हेल्प की बात कर रहे हैं, ही की, ही चेंज हो जाता है हिम में, ठीक है। सो वी हैव डन विद द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अभी तक हमने जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव किए, इंटरोगेटिव की मेनली मैं बात करूँगी, वो थे जो हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प से बने, यानी जिसमें इज एम आर, वॉज वर, विल शिल इनका यूज़ हुआ, या फिर डू या डज डिड इनका यूज़ हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद में WH इंटरोगेटिव्स की। अब ये WH इंटरोगेटिव्स क्या होते हैं, लेट्स सी। WH इंटरोगेटिव्स का मतलब है WH से स्टार्ट होने वाले सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स, जिसमें व्हाट भी आएगा, व्हाट, वेयर, हाउ भी इसी में इंक्लूड होगा। आप ये मान सकते हैं कि अदर देन हेल्पिंग वर्ब, जो आपने डू डस डिड यूज़ किया, या फिर जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स हमने ऑल टेंसेस में यूज़ की, उनके अलावा जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं सारे के सारे WH इंटरोगेटिव हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये सारे के सारे इंटरोगेटिव वर्ड्स WH इंटरोगेटिव्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट with the help of some examples। What was Pawan doing? The word of interrogation here is what, ठीक है। So आपको इस what को ही यहाँ पे रखना है, passive formation में भी, no change, so simple, ठीक है। Now this helping verb will be used according to the new subject। What was Pawan doing, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट तो पवन ही है ना। What was being done by पवन, अब ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ING केसेस में we are supposed to use being, क्योंकि ये वर्ब जो डू है इसकी तो थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे हमें, तो ING का कॉन्टिन्यूटी जो है, ING जो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है वो कॉन्टिन्यूटी शो करेगा being, ठीक है। सो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो आप हमेशा लगाते ही हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वॉज बीइंग डन, बस ये चेंज मेनली है जो आपने यहाँ पे किया है अकॉर्डिंग टू द टेंस, वॉज बीइंग डन, ठीक है। टेंस सेम रहा लेकिन आपने ING को देखते हुए यहाँ पे बीइंग का यूज़ किया। व्हाट वॉज बीइंग डन बाय पवन, डूअर कौन था, पवन, एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ, तो कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। व्हाट का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हाट डू यू वॉन्ट। पैसिव फॉर्मेशन में हम सेम क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ व्हाट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन वर्ड आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। व्हाट के केस में आपने देख लिया क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहेगा, कहीं एक दो जगह अलग है वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब आपने देखना है नेक्स्ट वर्ड, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डू। डू में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करते थे,
शुरू से डे 1 से हमने डू के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की हैं, इज़, एम और आर। ये 3 में से एक हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, ठीक है। सो व्हाट इज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। व्हाट इज़ वर्ब, मेन वर्ब हमारे पास में है वांट। वांट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, दैट इज़ वांटेड बाय यू। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू, ठीक है। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे यू है तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ इसको देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप जस्ट व्हाट देखिए, व्हाट एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया आपके लिए यहाँ पे, है ना। उसके साथ में आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो आपने डू को देख के लगाई। व्हाट इज़ वांटेड बाय यू। लेट्स मूव फर्दर। व्हाई डू यू टेल अ लाई। व्हाई, अब व्हाई रिमेन्स द सेम, ठीक है। डू अगेन वी आर सपोज टू यूज, एम और आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब मुझे यूज़ करनी है, ठीक है। और लाई, अब देखिए यहाँ पे अब 2 सब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वाई डू यू टेल अ लाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अ लाई को पिक किया है। अ लाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा ली है, दैट इज़, ठीक है। वाई इज़ अ लाई हो गया यहाँ तक। अब टेल, थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म इज टोल्ड अगेन। तो वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। समझ में आया, सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। वाई इज़ अ लाई टोल्ड बाय यू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वाई आर यू हेल्पिंग हिम। वाई रिमेन्स द सेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था यू, सो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रखी थी आर, लेकिन अब हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो वाई इज़ ही, क्लियर, ing taken by being, verb third form help changes into helped by you. Now the subject becomes the object of the passive sentence. Clear? Move on to the next one. Who stole the bag? Fine. Who stole the bag? Who? Here you have to consider it. Who जो है वो change हो जाता है by whom में. Similarly, you can see, देखिए दोनों स्टेटमेंट मैं पैरेलल रन करूँगी। हु जो है वो चेंज हो जाता है बाय हुम में, और हुम चेंज हो जाता है हु में। ये जो कन्वर्जन है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हु चेंजेस इनटू बाय हुम। फाइन। अब बैग जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो न्यू सब्जेक्ट बनने वाला है। देखो यहाँ पे वॉज यहाँ क्यों आया है, बाय होम द बैग वॉज स्टोलन। क्वेश्चन वर्ड बनाने, क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, या फिर आप ये कहिए कि एक इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके लिए सब्जेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। सो बाय होम वॉज द बैग स्टोलन, स्टोल का थर्ड फॉर्म हो गया स्टोलन। स्टोल इटसेल्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ठीक है। समझ में आ गया। स्टोल देखा ना हमने तो हमें पता चला वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तभी तो हमने वॉज वर्ब में से कुछ यूज़ किया। अगर यहाँ पे स्टील होता तो हम इज़-एम-आर में से कुछ लगाते, ठीक है। अब देखिए whom do you like, whom changes into who, ठीक है। डू देखा हमने, इज़-एम-आर में से कुछ यूज़ करेंगे। हु इज़, लाइक चेंजेस इनटू लाइक्ड बाय यू। whom डू यू लाइक, whom चेंज हो जाएगा हु में, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन द मेन वर्ब लाइक्ड एंड बाय यू, ठीक है। यहाँ पे बाय बिगिनिंग में लग गया था तो लास्ट में बाय की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको बाय एंड में लगाना है। सो आपको ये ध्यान रखना है
कि who is changed into by whom and whom into who. The next session will provide you more information about the passive voice. So subscribe the channel and hit the bell icon to get the upcoming notifications.